8. ठीक है, हम छोटी को लेकर फौरन पहुंचते हैं डॉक्टर। जैसे ही गंगा ने डॉक्टर से बात करके फोन रखा, वैसे ही काव्या ने घबराकर गंगा की तरफ देखा और बोली, क्या हुआ भैया? क्या कहा डॉक्टर ने? सब कुछ ठीक तो है ना? ये सुनकर गंगा ने काव्या की तरफ देखा और बोला, छोटी, वो डॉक्टर कह रही थी कि उन्हें कुछ अर्जेंट चेक करना है और इसलिए उन्होंने हमें दोबारा बुलाया है। लेकिन अब क्या अर्जेंट हो सकता है भैया? सब कुछ तो उन्होंने पहले ही बता दिया है। इस मामले में हमें कुछ ज्यादा पता नहीं है छोटी। डॉक्टर क्या बताना चाहती है वो तो उनके पास जाकर ही पता चलेगा। उन्हें फोन पर कुछ तो बताना चाहिए था। उन्होंने बस हमें जल्दी से वहाँ पहुँचने को कहा है बस। जल्दी से यू टर्न लेने के बाद गंगा काव्या को लेकर वापस डॉक्टर रूबी के क्लिनिक पहुंच गया, जहां वो सीधे डॉक्टर रूबी से जाकर बोला, बताइए डॉक्टर, आपने इतने अर्जेंटली बुलाया, क्या कोई परेशानी है क्या? डॉक्टर रूबी जो कि थोड़ी सीरियस थी, वो उन दोनों की तरफ देखते हुए बोली, जो भी मैं बताने वाली हूँ उसे सुनकर आपको झटका लग सकता है, इसलिए पहले आप दोनों आराम से बैठ जाइए। सस्पेंस मत बढ़ाइए डॉक्टर, सीधे सीधे बताइए जो भी आपको बताना है। जी डॉक्टर प्लीज, ये मेरी पूरी लाइफ का सवाल है। मिस काव्या, हमें जल्दी से जल्दी आपका एबॉर्शन कराना होगा। क्या? बट ऐसा क्यों डॉक्टर? अरे माना कि काव्या से गलती हुई है, लेकिन आखिर आप एक लेडी ऐसे बातें कैसे कर सकती हैं? अरे आपने हमें समझ कर रखा है? क्या हम आपको इतने गिरे हुए इंसान नजर आ रहे हैं डॉक्टर? एक्सक्यूज मी, आप कहना क्या चाहते हैं मिस्टर गंगा? पहले आप कम से कम मेरी पूरी बात तो सुनिए। हम आगे एक शब्द भी नहीं सुनेंगे डॉक्टर। आपको क्या लगता है कि अंग्रेजी के शब्द पढ़ने से आप सही हो जाएंगी? एक हत्या ही रहती है डॉक्टर। What the? आप आखिर क्या बोले जा रहे हैं? फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मिस काव्या की प्रेगनेंसी नॉर्मल नहीं है और अगर हमने जल्दी कुछ एक्शन नहीं लिया तो सिचुएशन मिस काव्या के लिए क्रिटिकल भी हो सकती है। आपका क्या मतलब है डॉक्टर कि अगर बच्चे को बचाने का कोशिश किया जाए तो काव्या की जान भी खतरे में पड़ सकती है? इनके पेट के अंदर जो बच्चा है उसमें मेजर कॉम्प्लिकेशंस है एंड ऐसे केसेस में बच्चा ग्रो ना कर पाने की वजह से पेट में ही मर सकता है। हम लोग जितना लेट करेंगे ये सिचुएशन मिस काव्या के लिए उतनी ही ज्यादा क्रिटिकल हो जाएगी। बेसिकली इनका बच्चा तो एक तरह से पहले ही मर चुका है और वैसे भी मिस काव्या की बॉडी अभी बच्चे के लिए रेडी भी नहीं है। ये सुनकर गंगा शॉक्ड हो गया। मतलब अब उसकी छोटी बहन का बच्चा मर भी चुका था। ये सब गंगा हजम नहीं कर पा रहा था कि तभी गंगा की नजर काव्या पर पड़ी, जिसके गाल अब उसके आंसुओं से भीग चुके थे। काव्या को ऐसे रोते देखकर गंगा ने उसे संभालना चाहा और उसको पास में रखी चेयर पर बैठाते हुए कहा, अरे छोटे, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, अपने आप को संभाल। ये बच्चा तो ठीक से पैदा भी नहीं हुआ है तुम्हारे अंदर, कोई बात नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ, तो अपने आप को संभाल। बाकी सबके लिए तेरा बड़ा भाई है ना। गंगा जो कि बस थोड़ी देर पहले एबॉर्शन के खिलाफ था, अब वो काव्या को समझा रहा था कि ये एबॉर्शन कोई बहुत बड़ी बात नहीं, क्योंकि वैसे भी डॉक्टर रूबी के हिसाब से बच्चे का मरना तय था। कि तभी काव्या बोली, भैया आखिर मेरे साथ ये क्या हो रहा है? पहले प्रेगनेंसी और अब ये सब। मैं एक दिन में इतना सब डाइजेस्ट नहीं कर सकती। देख छोटी, हम टेंशन उस चीज की लेते हैं जो हमारे हाथ में है, लेकिन अब हम इस बच्चे के बारे में कुछ नहीं कर सकते। डॉक्टर रूबी ने जो कहा वो तुमने सुना ना, कि इस मामले में हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। सुना भैया, लेकिन ये सब कैसे? मेरा मतलब है, क्या मुझ में कोई कमी है जो मेरा बच्चा? तुझ में कोई कमी क्यों होगी छोटी? ये सब तो बस रेयर कंडीशन है जो हो जाती है, किसी के भी साथ हो सकती है, इसमें तेरी कोई गलती नहीं है, समझी? भैया मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा है। काहे ठीक नहीं लग रहा है? सब कुछ ठीक है, कुछ नहीं हुआ है। वैसे भी भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए ही करते हैं, समझी तुम? अब हम डॉक्टर से बात करने जा रहे हैं, तो यहीं पर हमारा इंतजार करना, ठीक है? ठीक है भैया। काव्या से बात करने के बाद गंगा रूबी के ऑफिस के अंदर चला गया और उसने डॉक्टर से पूछा, हम आपकी पूरी बात समझ गए डॉक्टर, अब आप बस ये बताइए कि आगे हमें क्या करना है? अबॉर्शन ही बस एक रास्ता है और कोई ऑप्शन नहीं है।
अभी काव्या को प्रेग्नेंट हुए ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, इसलिए सिर्फ मेडिसिन के जरिए ही हम इनका अबॉर्शन कर सकते हैं और अभी कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं होंगी। फिर भी आप रेगुलर चेकअप्स के लिए आते रहिएगा, एटलीस्ट 2 वीक्स तक। ठीक है डॉक्टर, हम जल्द ही कर देते हैं, लेकिन इससे आगे कभी कोई... नहीं मिस्टर गंगा, ये वीक स्पर्म की वजह से होता है मेनली, एंड अगर हम इसे केयरफुली करेंगे तो मिस काव्या को फ्यूचर में भी कंसीव करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। थैंक्स डॉक्टर। मिस्टर गंगा, आप एक अच्छे इंसान हैं, वरना ज्यादातर लोग अपनी बहन को समझने की जगह केवल उसे गालियां देते हैं, लेकिन आपने उसे समझा। नो वंडर कि मिस काव्या आप पर इतना ट्रस्ट करती है। काश सभी लोग आपकी तरह अंडरस्टैंडिंग होते। इसके बाद डॉक्टर रूबी ने कुछ मेडिसिन को प्रिस्क्राइब कर दिया और गंगा काव्या को लेकर वहां से घर चला गया। वो अपने कमरे में जाकर लेट गया। आज वो काफी थका हुआ था और काव्या की प्रेगनेंसी एंड एबॉर्शन, इस सब से गंगा आज दिमागी रूप से भी थका हुआ था। उसने काव्या के बारे में सोचते हुए अपने दिमाग में कहा, बेचारी काव्या, हम तो सोच भी नहीं सकते कि इस वक्त उस पर क्या गुजर रही होगी। गंगा ये सब सोच ही रहा था कि तभी अचानक उसका फोन बजा। उसने जैसे ही फोन उठाकर देखा तो ये राधा का कॉल था। गंगा ने जैसे ही कॉल रिसीव की तो उसे दूसरी तरफ से आवाज आई, गंगा तुम कहाँ हो? आखिर गायब कहाँ रहते हो? कभी दिखते ही नहीं। वो हम थोड़ा काम से बाहर थे, लेकिन आज तुमने हमें कैसे याद किया? कोई दूसरी डेयरी पर स्टिंग ऑपरेशन करने चली गई क्या? गंगा, मैं ना तुम्हें कुछ इम्पोर्टेंट बताना चाहती हूँ, तुम मेरे पास आओ ना। अभी? हाँ अभी, जल्दी आओ गंगा, मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ। राधा, ठीक है हम आते हैं, लेकिन आने में थोड़ी देर हो सकती है। ये कहकर वो राधा के पास जाने के लिए उठ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब इस समय राधा उसे क्या दिखाना चाहती है। ये सब सोचते हुए गंगा जल्द ही राधा के कमरे में पहुंच गया। तभी राधा उससे बोली, हाय गंगा, कैसे हो तुम? ठीक है, तुम बताओ तुम्हारा क्या जरूरी काम था? मुझे तो तुम आज काफी थके हुए से लग रहे हो। थोड़ा लंबा दिन था आज का। तुम हमें कुछ दिखाने वाली थी? हाँ दिखाने वाली थी ना, मेरे पीछे आते रहो। ये कहते ही राधा गंगा को एक व्हाइट बोर्ड के पास लेकर आ गई और उसने व्हाइट बोर्ड के ऊपर से कपड़ा हटा दिया। व्हाइट बोर्ड पर एक पूरे एरिया का मैप बना हुआ था, लेकिन गंगा ये देखकर समझ नहीं पाया कि ये किस जगह का मैप था। इसलिए उसने राधा से पूछा, राधा, ऐसे ही कहाँ का मैप है? गंगा, ये मैप उसी डेयरी फैक्ट्री का है जहाँ पर हमने स्टिंग ऑपरेशन करने का प्लान बनाया था। तो देखो, मैंने उस दिन जितना देखा उस हिसाब से गायों को लेकर वो इस जगह पर काट देते हैं। इस जगह पर वो गायों को स्टोर करके रखते हैं और इस पूरे एरिया में गायों का दूध निकाला जाता है। हमें कुछ भी करके इस जगह जहाँ पर गायों को काटा जाता है वहाँ पहुंचकर सबूतों को इकट्ठा करना होगा। गंगा तो बस उस मैप को देख रहा था और वो सोच रहा था कि राधा ने कितनी मेहनत की है इसे बनाने में। इसलिए उसने कहा, वाह राधा, इस मैप से तो हमें काफी आसानी होगी। हम फैक्ट्री घूमने के बहाने इन जगहों पर जा सकते हैं। एग्जैक्टली गंगा, तो बताओ कब चलने वाले हैं हम? राधा की बात सुनकर गंगा कुछ सोचने लगा और तभी बोला, राधा, जिस फैक्ट्री पर हम स्टिंग ऑपरेशन करने की बात कर रहे हैं वो एक बड़ी फैक्ट्री है और ऐसे में जल्दबाजी करना ठीक नहीं होगा। हमें लगता है हमें प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत होगी ताकि हम अपने आप को सच का हलवाई दिखा सके। देखो राधा, एक छोटी सी भी गलती जानलेवा साबित हो सकती है। तुम सही कह रहे हो गंगा, लेकिन हम बहुत ज्यादा लेट भी नहीं कर सकते। तुम्हें पता है ना, हम जितना लेट करेंगे उतना ही। हाँ, हमें पता है राधा, और इसी वजह से हमने अपने एक दोस्त को बोला है कि वो हमें कहीं से पेपर का जुगाड़ करके दे। कुछ फोटोज भी लेने होंगे हमें अपने शॉप्स को दिखाने के लिए। पूरी प्लानिंग की जरूरत है। तुम टेंशन मत लो गंगा, मैंने भी पूरी प्लानिंग कर ली है। और देखो, जो क्वेश्चंस वो हमसे पूछ सकते हैं ये उसकी लिस्ट है और ये उसकी लिस्ट जो क्वेश्चंस हम उनसे पूछेंगे। गंगा ने राधा की लिस्ट की तरफ देखा और उसने कहा, वाह राधा, ये लिस्ट तो बहुत डिटेल्ड है। लेकिन राधा, स्टिंग ऑपरेशन से पहले हमें तुम्हारी एक और मदद की जरूरत है। कैसी मदद गंगा? कैसी मदद गंगा? बताओ, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? वैसे तो हमें ये जानकारी तुम्हें बतानी नहीं चाहिए, लेकिन हमें तुम पर भरोसा है इसलिए बताते हैं। हाँ बताओ।
कौन सी बात? हमारे बॉस ने हमें बताया है कि यहाँ सर्वेंट क्वार्टर में एक गद्दार मौजूद है जिसे पकड़ने का काम हमें दिया गया है। तो अब इसमें तुम्हें मेरी क्या मदद चाहिए गंगा? मुझे बस तुम मुद्दे की बात बताओ। वो क्या है ना राधा, हम तो पूरा दिन यहाँ से बाहर रहते हैं, लेकिन तुम तो यहाँ पूरे दिन रहती हो। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे स्टिंग ऑपरेशन पे चलने से पहले तुम इस बात का पता लगाओ। मतलब तुम चाहते हो कि उस स्टिंग ऑपरेशन पर जाने से पहले मैं अपने आप को प्रूव करूं गंगा? नहीं, हम तो खाली अपने बीच के गद्दार को पकड़ना चाहते थे, लेकिन अगर तुम अपने आप को साबित करना चाहती हो तो ठीक है, ऐसा ही सही। ठीक है गंगा, अब मैं जब तक तुम्हारे इस गद्दार को नहीं ढूंढ लेती तब तक मैं तुम्हारे साथ स्टिंग ऑपरेशन पर नहीं जाऊंगी। बाय। ये कहकर राधा अपने क्वार्टर में सोने चली गई। राधा का ये तेवर देखकर गंगा एकदम हैरान रह गया और अपने मन में सोचते हुए बोला, इस गद्दार को लेकर ही राधा तो हमसे भी ज्यादा सीरियस लग रही है। चलो बढ़िया है, कम से कम एक टेंशन तो हमारे सिर से हटेगी। चलो अब सो जाते हैं, वैसे भी कल ऑफिस जल्दी पहुंचना है। एक मुश्किल दिन के बाद गंगा भी आखिरकार अपने क्वार्टर में सोने चला गया। अगली सुबह चंद्रजीत जैसे ही मीटिंग हॉल में पहुंचा तो बाकी बोर्ड मेंबर्स के साथ गंगा भी वहां उसके सामने बैठा हुआ था। गंगा को देखते ही चंद्रजीत उसे टॉन्ट मारते हुए बोला, गंगा, तुम इतनी सुबह सुबह ऑफिस में? आज सूरज पश्चिम से निकला है क्या, या मैं कोई सपना देख रहा हूँ? नहीं चाचा जी, सूरज सही जगह से निकला है और आप भी बिल्कुल होश में ही हैं। दरअसल क्या है ना, आज यहाँ ऑफिस में कुछ खास होने वाला है। ऐसा क्या खास होने वाला है गंगा? कहीं भाई साहब तुम्हारी हरकतें देखकर तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए वापस गांव तो नहीं भेज रहे? कौन कहाँ पर जाएगा ये सब तो वक्त आने पर पता चल ही जाएगा, तब तक आप इनसे मिलिए। गंगा के ये कहते ही वहां मीटिंग हॉल में अग्निहोत्री इंडस्ट्रीज के पुराने दुश्मन और नए सीनियर पार्टनर चौटाला की एंट्री हुई, जिसको अचानक वहां पर देखकर चंद्रजीत का मुंह खुला का खुला रह गया। तभी चंद्रजीत को देखकर चौटाला उससे बोला, तो हम अब मीटिंग शुरू करें या पूरे दिन मुंह फुलाकर खड़े रहने का इरादा है? चौटाला का ये टॉन्ट सुनकर चंद्रजीत अपनी जगह पर जाकर बैठ गया। सब लोगों के बैठ जाने के बाद चौटाला ने बताना शुरू किया कि मैंने अग्निहोत्री इंडस्ट्रीज का पूरा डेटा चेक किया है। मैंने नोटिस किया है कि हमारे वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स को हमारे देश में तो पसंद किया जा रहा है, लेकिन देश के बाहर इनको कोई जानता तक नहीं है। आखिर ऐसा क्यों है? क्या किसी के पास इस बात का कोई जवाब है? चौटाला की इस बात को काटते हुए और उसका मजाक उड़ाते हुए चंद्रजीत उससे बोला, क्या चौटाला साहब, आपको इतना भी नहीं पता कि ज्यादातर बाहर के देशों में सर्दी ज्यादा पड़ती है और ऊपर से वहाँ की लड़कियाँ ज्यादा गोरी भी होती हैं, इसीलिए वहाँ की लेडीज को मेकअप की इतनी जरूरत ही नहीं पड़ती। चंद्रजीत की ये बात सुनते ही चौटाला तालियां बजाते हुए बोला, वाह चंद्रजीत साहब, वाह, क्या लॉजिक निकाला है आपने। आपके हिसाब से तो मोटे आदमी का पेट हमेशा भरा हुआ ही रहता होगा, उसको खाना देने की कोई जरूरत ही नहीं है। फालतू की पहेलियां मत बुझाइए चौटाला साहब, आपको जो भी कहना है साफ साफ कहिए। तो सुनिए चंद्रजीत बाबू, चौटाला केमिकल्स कई सालों से फॉरेन मार्केट को ही कवर कर रही है और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि बाहर के देशों में लेडीज मेकअप प्रोडक्ट्स की डिमांड यहाँ से कहीं ज्यादा है। चंद्रजीत को चौटाला की इस बात पर बिल्कुल यकीन नहीं हुआ, इसलिए वो दोबारा इस पर सवाल उठाते हुए बोला, अपनी बात को सही साबित करने के लिए आप कुछ भी बोले जा रहे हैं। चौटाला, हम सब गंगा जितने भोले नहीं हैं जो आपकी बातों में आ जाएं। लगता है आपको पता नहीं है कि कोई लड़की मेकअप खाली सुंदर दिखने के लिए नहीं बल्कि कॉन्फिडेंट दिखने के लिए भी लगाती है। मेकअप को अलग गेटअप्स के लिए भी यूज किया जाता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैरिजेस में हैवी ब्राइट मेकअप यूज होता है, वहीं कॉर्पोरेट जॉब्स में आने से पहले लेडीज हल्का टचअप करती हैं। अगर कैजुअली कहीं जाना है जैसे शॉपिंग या कहीं और, तो अलग मेकअप,
यहाँ की हाउसवाइफ्स का भी मेकअप अलग ही होता है और मेरा विजन है कि हम इन सारी नीड्स को केटर करें। और रही गंगा की बात, आपने बिल्कुल ठीक कहा, गंगा भोला है लेकिन वो आपके लोगों की तरह बेवकूफ नहीं है। चौटाला की ये बात सुनकर चंद्रजीत का मुंह बंद हो गया। अपनी हार को सामने देखकर वो चौटाला से दोबारा बोला, लेकिन चौटाला साहब, आपको शायद पता नहीं है कि फॉरेन कंट्रीज में अग्निहोत्रीज इंडस्ट्रीज के प्रोडक्ट्स पहले ही फ्लॉप हो चुके हैं। वो लोग बेटर क्वालिटी के प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं। आपको अपनी ही कंपनी के प्रोडक्ट्स की क्वालिटी ठीक नहीं लगती और आप उसके बारे में कुछ कर भी नहीं रहे हैं। चलिए रहने दीजिए, आप इस सब की टेंशन मत लीजिए चंद्रजीत बाबू। चौटाला केमिकल्स के डिस्ट्रीब्यूशन और नए नेचुरल ब्यूटी प्रोडक्ट्स की मदद से मैं अग्निहोत्री इंडस्ट्रीज के प्रोडक्ट्स को फॉरेन में भी घर घर पहुंचाने को तैयार हूं। चौटाला की ये बात सुनकर चंद्रजीत के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई और वो चौटाला पर इल्जाम लगाते हुए बोला, अब आया ना तुम्हारा असली मकसद। तुम्हारा डिस्ट्रीब्यूशन तो खाली एक बहाना है, असल में तो तुम हम अग्निहोत्रियों का पूरा बिजनेस हड़पना चाहते हो। चंद्रजीत, तुम्हारी सोच तुम्हारी तरह छोटी ही रहेगी। मुझे पता था कि तुम्हारे मन में ये घटिया बात जरूर आएगी, इसलिए मैंने अपनी चौटाला केमिकल्स का मर्जर कल ही अग्निहोत्री इंडस्ट्रीज के साथ करवा दिया था। चौटाला की ये बात सुनकर चंद्रजीत एकदम सन्न रह गया। उसके पास कहने को कुछ नहीं बचा था, लेकिन फिर भी गंगा बोर्ड मेंबर्स के सामने चौटाला और अग्निहोत्री के मर्जर के फायदे गिनाते हुए बोला, हमें आप सबको बताते हुए खुशी हो रहा है कि चौटाला केमिकल्स की मार्केट वैल्यू पूरे 1500 करोड़ है, जिसको उन्होंने सिर्फ दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए 500 करोड़ में अग्निहोत्री इंडस्ट्रीज के नाम कर दिया है। इससे न सिर्फ हमारा फायदा होगा बल्कि हमारे कस्टमर्स को भी बेटर क्वालिटी के प्रोडक्ट्स मिलेंगे। इससे चौटाला केमिकल्स और अग्निहोत्रीज दोनों का ही फायदा है और इसीलिए ही इस मर्जर का हिट होना तय है। गंगा की स्पीच सुनकर वहां सबने तालियां बजाने शुरू कर दी। कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करने के बाद गंगा इस मीटिंग को एंड करके वहां से निकल गया। आज उसने थोड़ी देर शूटिंग को देखने का सोच रहा था। वैसे तो उसने अग्निहोत्रीज प्रोडक्शन की कमान पूरी तरह से सौरभ को दे दी थी, लेकिन फिर भी वो टाइम टू टाइम शूट पर विजिट कर लिया करता था। वो जल्दी ही शूटिंग लोकेशन पर पहुंचा और वास्तव में वहां पर काफी अच्छा सेट बना हुआ था। इस सेट को देखकर गंगा ने अपने मन में सोचा, हमारा फैसला आखिरकार बिल्कुल सही था। ये सौरभ है तो काम का आदमी, बस चंद्रजीत चाचा के साथ रहकर बिगड़ गया था। चलो, इसका टैलेंट कम से कम अब तो हम इस्तेमाल कर ही पा रहे हैं। गंगा आगे बढ़ने लगा तो उसने देखा कि सेट के पीछे ही आयशा का मेकअप हो रहा था। गंगा ये बड़े ध्यान से देख रहा था और अपने आप बड़बड़ाने लगा, अरे हॉलीवुड में भी मेकअप का काफी डिमांड रहता होगा। हमें किसी हॉलीवुड के प्रोडक्शन हाउस को पकड़ना चाहिए जिससे हमारा ब्रांड वहां के एक्ट्रेसेस के बीच में फेमस हो जाए। गंगा ये सब कह ही रहा था कि तभी एक आवाज से उसका ध्यान टूटा। आयशा मैम, शॉट रेडी है। ओके, मैं 5 मिनट्स में आती हूँ। गंगा शूटिंग को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, इसलिए वो शूटिंग से थोड़ा दूर ही खड़ा रहा। उसने देखा कि आयशा ने अपना डायलॉग बोलना शुरू कर दिए थे। लाइट्स, कैमरा, एक्शन। तुम ये ठीक नहीं कर रहे हो। मैं बस तुम्हें चाहती थी सिड, लेकिन तुमने ना सिर्फ मुझे ठुकरा दिया बल्कि मुझे इस आयशा एकदम से डायलॉग बोलते बोलते बीच में ही रुक गई। गंगा सब कुछ बड़ी ध्यान से देख रहा था। तभी डायरेक्टर बोला, टेक 2, कैमरा रोलिंग, एक्शन। तुम ये ठीक नहीं कर रहे हो। मैं सॉरी आई जस्ट नीड अ मिनट। कट, टेक योर टाइम आयशा। ये सब देखकर आज डायरेक्टर भी काफी हैरान था। एक टेक में शॉट देने वाली आयशा आज टेक 2 में भी सीन नहीं कर पा रही थी। लगभग 1 मिनट बाद आयशा ने एक लंबी सांस ली और थम्स दिखाया। कैमरा रोलिंग, टेक 3, एक्शन। तुम ये ठीक नहीं कर रहे हो। मैं बस तुम्हें चाहती थी सिड। कट, व्हाट्स रॉन्ग विद यू आयशा? ये तो एक टेक वाला शॉट है और ये तो डायलॉग भी बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है। सॉरी सर। इट्स ओके आयशा। एवरीवन, 10 मिनट्स ब्रेक।
दूर से बैठा गंगा सोच रहा था। आखिर अब आयशा जी को क्या हुआ अचानक से, हमें ही जाकर देखना होगा। ये सब सोचकर गंगा अपनी जगह से उठा और आयशा के पास पहुंच गया, जहां पर वो बैठ के बड़े ध्यान से पानी पी रही थी, जिससे उसका मेकअप खराब ना हो। तभी उसने गंगा को देखा और कहा, आप भी आए हैं आज शूटिंग देखने? आए तो हैं, लेकिन अभी तक एक भी शॉट नहीं देख पाए। वो गंगा जी, मुझे माफ कीजिएगा, मैं सबका टाइम वेस्ट कर रही हूँ। अरे वो सब छोड़िए, ये बताइए कि हुआ क्या है, कुछ प्रॉब्लम है क्या आपको? कुछ दिक्कत हो रहा है तो हमें बताइए ना, क्योंकि आज आप हमें बहुत ही अनकंफर्टेबल सी दिख रही हैं। आयशा को शूटिंग में आ रही दिक्कतों को देखकर गंगा ने उससे पूछ लिया। अरे आयशा जी, कुछ दिक्कत हो रहा है तो हमें बेझिझक बताइए, वैसे भी आप हमें थोड़ी अनकंफर्टेबल दिखाई दे रही हैं। गंगा के पूछने पर आयशा थोड़ी इमोशनल होकर उससे बोली, दरअसल गंगा जी, मुझे नहीं लगता मैं ये काम कर पाऊंगी। मुझे लगता है मखीजा सर ने मुझसे सिर्फ मेरे रोल्स ही नहीं बल्कि मेरा कॉन्फिडेंस भी अंदर से छीन लिया है। मुझे तो लगता है कि मैं एक्टिंग करना पूरी तरह से भूल चुकी हूँ। आयशा को ऐसे होपलेस होते देख गंगा एक बार फिर उसे समझाते हुए बोला, अरे आयशा जी, हम तो आपसे वही बात कहेंगे, कहाँ मछली कभी तैरना भूल सकती है या शेर कभी शिकार करना भूल सकता है? बिल्कुल ऐसे ही हमें आपके ऊपर पूरा भरोसा है कि आप एक्टिंग करना कभी नहीं भूल सकती। अरे हमने तो आपको पहली बार देखते ही पहचान लिया था कि आप ही हमारी कंपनी का चेहरा होने वाली हैं। गंगा आयशा को ये सब समझा ही रहा था कि तभी पीछे से स्पॉट बॉय की आवाज आई। शॉट इज रेडी आयशा मैम, एवरीवन इज वेटिंग फॉर यू। स्पॉट बॉय की आवाज सुनकर गंगा आयशा से बोला, आयशा जी, हमें लगता है आपको अब जाना चाहिए। गंगा के इतना कहते ही आयशा शॉट देने चली गई। टेक 4 कैमरा रोलिंग एंड एक्शन। तुम्हें ठीक नहीं कर रहे हो सिड। मैं बस कट। स्पॉट बॉय, चेक द लाइट्स। आयशा को इस बार अटकते देख गंगा समझ गया था कि आखिर दिक्कत कहाँ आ रही थी, इसलिए अगला टेक शुरू होने से पहले वो कैमरा और डायरेक्टर के बीच बिल्कुल आयशा के सामने जाकर खड़ा हो गया। कम ऑन आयशा, टेक नंबर 5 एक्शन। तुम्हें ठीक नहीं कर रहे हो। मैं बस तुम्हें चाहती थी सिड, लेकिन तुमने ना सिर्फ मुझे ठुकरा दिया बल्कि मुझे इस जमाने में इस कदर बदनाम कर दिया कि मैं इस जमाने को मुंह दिखाने की काबिल भी नहीं हूं। अगर तुम मुझे प्यार नहीं कर सकते हो तो कम से कम मेरी जान ही ले लो। And this is cut. This was a fantastic shot. Well done, Aisha. All crew members, dialogue testing completed. Please अब face test की preparation कीजिए। परफेक्ट शॉट देने के बाद आयशा का कॉन्फिडेंस काफी बढ़ चुका था। वो सीधे गंगा के पास भागती हुई गई और उससे बोली, थैंक यू गंगा। अगर तुम नहीं होते तो मैं कभी भी अपना खोया हुआ कॉन्फिडेंस वापस गेन नहीं कर पाती। यू आर लाइक एन एंजल फॉर मी गंगा। आयशा के मुंह से अपने लिए इतनी करीब से तारीफ सुनकर गंगा एकदम अनकंफर्टेबल हो गया और आयशा से थोड़ा दूर हटते हुए बोला, चलिए आयशा जी, हमारे यहाँ आना अब सफल हो गया। आप जब तक अपना फोटो शूट कराइए, हम अब चलते हैं। एक तरफ गंगा जी तोड़ मेहनत करके कंपनी की नई नेचुरल क्रीम के एड कैंपेन के लिए कोई कमी नहीं छोड़ना चाह रहा था, वहीं राधा भी सर्वेंट क्वार्टर में मौजूद गद्दार को ढूंढने में लग गई थी। उसने पूरे सर्वेंट क्वार्टर में हर काम करने वाले इंसान पर अपनी नजर रखनी शुरू कर दी थी, लेकिन पूरे दिन नजर रखने के बावजूद उसे ऐसा कुछ नहीं दिखा जिससे सर्वेंट क्वार्टर में रखने वाले किसी भी एम्प्लॉय पर कोई भी शक किया जा सके। सफाई वाला सफाई कर रहा है, लॉन्ड्री एरिया में भी कोई मिसिंग नहीं है, किचन में भी सभी नॉर्मल है, गार्डनर तो सुबह ही अपना काम करके चले जाते हैं, ड्राइवर्स को तो गैराज के अलावा कहीं की एक्सेस ही नहीं है। अब और कोई रास्ता नहीं है, मुझे बस रजिस्टर ही चेक करके देखना होगा। दरअसल अग्निहोत्री मैंशन में लगभग 50 लोग नौकरी करते थे, जिनमें से 40 सर्वेंट क्वार्टर में ही रहते थे और सर्वेंट क्वार्टर की रजिस्ट्रार होने के नाते राधा सर्वेंट क्वार्टर में मौजूद सभी लोगों को जानती थी।
इसलिए थक हार कर राधा रजिस्टर के पन्ने पलटते हुए उसमें कोई सुराग ढूंढने लगी। क्या करूं? मुझे तो किसी भी गद्दार का कोई क्लू तक नहीं मिल रहा। कहीं गंगा मेरे उस स्टिंग ऑपरेशन का प्लान कैंसिल न कर दे। लेकिन तभी अचानक राधा ने रजिस्टर के पन्ने पलटते हुए एक बात नोटिस की। 1 मिनट, यहाँ रजिस्टर में हर किसी का रिकॉर्ड है, लेकिन इसमें गंगा का कोई रिकॉर्ड नहीं है। मुझे तो ये तक नहीं पता कि आखिर ये गंगा यहाँ अग्निहोत्री मैंशन में काम क्या करता है। ये कब आता है, कब जाता है, इसका भी कोई अता पता नहीं। जहां सर्वेंट क्वार्टर में बैठी राधा को गंगा पर शक हो चुका था, वहीं मीटिंग में बैठे बोर्ड मेंबर्स गंगा की लगातार तारीफ करते जा रहे थे। वाह गंगा वाह, आयशा के कल वाले फोटोज हमारी टेस्ट ऑडियंस को भी बहुत पसंद आए हैं। हाँ गंगा बेटा, अगर हम अपनी क्रीम को छोड़कर खाली आयशा की एक्सक्लूसिव फोटोज भी बेचेंगे ना, तब भी हमारी पूरी इन्वेस्टमेंट खाली 1 महीने में लौट कर आ जाएगी। सम्मानीय बोर्ड के मेंबर्स, अगर आपको तारीफ करनी ही है तो अग्निहोत्री प्रोडक्शंस के सीईओ सौरभ की कीजिए। अरे हम तो बस वहां पर शूटिंग को देखने गए थे, वहां पर सभी इंतजाम सौरभ के ही थे। गंगा की ये बात सुनकर सौरभ की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि चंद्रजीत के साथ सालों काम करने के बावजूद उसे किसी भी काम या सक्सेस का कोई क्रेडिट नहीं मिला था। इसलिए गंगा के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर सौरभ ने उसे तुरंत गले लगा लिया और उससे बोला, अग्निहोत्री सर सही थे, तुम सच में अच्छे इंसान हो गंगा। चलो अब कम से कम अग्निहोत्री इंडस्ट्रीज का फ्यूचर सुरक्षित हाथों में है। तो रिस्पेक्टेड बोर्ड मेंबर्स, क्या अब आप हमें आयशा के साथ एड शूट करने की परमिशन देने को तैयार हैं? अरे ये भी कोई पूछने की बात है। हम सभी बोर्ड मेंबर्स की तरफ से फुल वोटिंग के साथ आपको परमिशन ग्रांटेड। इतना सब होने के बाद गंगा जैसे ही डिनर करके सर्वेंट क्वार्टर में पहुंचा तो उसे वहां पर राधा कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। ये देखकर गंगा को काफी अजीब लगा और वो बोला, कमाल है, आज ये राधा कहाँ गायब हो गई। चलो अभी तो हम थक चुके हैं, मुझसे कल ही बात करते हैं। ये कहकर गंगा अपने छोटे से क्वार्टर में जाकर सो गया। गंगा के सोए हुए 10 मिनट हुए ही थे, तभी उसको अपने दरवाजे पर एक दस्तक सुनाई दी। जब गंगा ने अपने बिस्तर से उठकर देखा तो उसके सामने राधा खड़ी हुई थी। अरे राधा, तुम वो भी इस वक्त? हाँ गंगा, मैं। राधा, तुम इतनी रात का यहाँ पर, सब कुछ ठीक है ना? गंगा की बात सुनकर राधा उसके बिस्तर पर बैठती हुई बोली, तुम्हारा वो गद्दार वाला काम हो गया है गंगा। राधा की ये बात सुनकर गंगा के चेहरे पर अचानक एक मुस्कान आ गई और उसने खुश होते हुए राधा से कहा, हमें तुम पर पूरा भरोसा था राधा कि तुम हमें निराश नहीं करोगी। चलो अब हमें जल्द से बताओ, कौन है वो गद्दार? कोई नहीं गंगा, हमारे सर्वेंट क्वार्टर के किसी भी सर्वेंट या नौकर में से कोई भी गद्दार नहीं है। राधा की ये बात सुनकर गंगा एकदम हैरान हो गया और चौंकते हुए राधा से बोला, अरे ये नहीं हो सकता राधा, आखिर तुम ये सब इतने भरोसे के साथ कैसे कह सकती हो? तुम्हारी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दो गंगा कि मैं यहाँ पर पूरे दिन रहती हूँ। कौन सा वर्कर कब क्या करता है इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन रहती है मुझे, लेकिन फिर भी मुझे सर्वेंट क्वार्टर के एक वर्कर पर शक है। बताओ बताओ राधा, कौन है वो? हम उसकी जन्म कुंडली तुम्हें निकाल कर दे देंगे। गंगा के मुंह से ये बात सुनकर राधा बिना एक सेकंड की देरी के उससे बोली, वो वर्कर और कोई नहीं बल्कि तुम हो गंगा। अरे तुम कैसी बातें कर रही हो राधा? कहीं तुम अभी भी नींद में तो नहीं है ना? नहीं गंगा, मैं अभी मजाक के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं जानती हूँ गंगा। तुम कहाँ जाते हो, क्या काम करते हो, पूरे दिन कहाँ रहते हो? अरे शांत हो जाओ राधा, तुम जो राई का पहाड़ बना रही हो। नहीं गंगा, आज तो तुम्हें मुझे बताना ही पड़ेगा। आखिर तुम हो कौन? यहाँ अग्निहोत्री मैंशन में काम क्या करते हो, कौन से डिपार्टमेंट में काम करते हो, सब कुछ। और जब भी तुमसे मैं कुछ भी पूछती हूँ तो तुम हर बार बात को मजाक में टाल देते हो। पूरे दिन की थकान के बाद राधा के इन 3 सवालों को सुनकर गंगा को भी तेज गुस्सा आ गया, इसलिए वो भी तेज आवाज में राधा से बोला, तो तुम्हें हम पर भरोसा नहीं है ना राधा?
तो हम कल ही इस मेंशन के मालिक मिस्टर अग्निहोत्री से यहाँ के नौकर होने का पक्का सबूत लेकर आएंगे। वो तो हमें मखमली गद्दों की आदत नहीं है, वरना इस छोटे से क्वार्टर में तो हम झांकेंगे भी नहीं। तो ठीक है गंगा, कल रात को प्रूफ लेकर ही आना, वरना अपना बुरिया बिस्तर यहाँ से उठाकर यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चले जाना। वो तो तुम मेरे दोस्त हो इसलिए छोड़ रही हो, वरना मैंने कब का तुम्हें पुलिस के हवाले कर दिया होता। ये कहकर राधा गुस्से में गंगा के क्वार्टर से चली गई। लेकिन उसके जाने के बाद गंगा अपने मन में सोचते हुए बोला, अगर कोई गद्दार इस सर्वेंट क्वार्टर में नहीं है तो आखिर ये गद्दार है कौन? कौन है जो अग्निहोत्री मेंशन में रहकर उसको बर्बाद करना चाहता है? हमें जल्द से जल्द इस बात का पता लगाना ही होगा। एक तरफ गंगा अपने क्वार्टर में बैठा उस गद्दार के बारे में सोच रहा था कि वहीं दूसरी तरफ अग्निहोत्री मैंशन में मौजूद एक नाइटी पहनी हुई औरत विस्की की सिप लेते हुए अपने आप से कह रही थी, इस चौटाला ने भी आज अग्निहोत्रियों से हाथ मिला लिया। लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, आज नहीं तो कल मैं अग्निहोत्री इंडस्ट्रीज को बर्बाद करके ही रहूंगी। टिक टिक टिक। मिस्टर अग्निहोत्री, मैं किसी भी कीमत पर आपको इतनी आसानी से जीतने नहीं दूंगी।